हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9 के आज अध्याय 11 में 11 अध्याय पढ़ेंगे। ये भूगोल की बुक की हम भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज अध्याय 11 है। इससे पहले अध्याय 10 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th भूगोल के नाम से, तो वहाँ पर जाकर के शेष अध्याय देख सकते हैं, जो BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजवाएं। तो आज हम मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, जो आगामी TRE 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपदा वो त्रासदी है जो न सिर्फ मानव समुदाय वरन जैविक समूहों के लिए भी अचानक तथा अप्रत्याशित रूप से एक जैसी संकट की स्थिति उत्पन्न करती है। जब जानमाल की भारी क्षति हो जाती है। आपदा कई प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर आपदाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत वे दुर्घटनाएं शामिल हैं जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से हुई है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, अति ओलावृष्टि, अप्रत्याशित हिमपात, भूस्खलन जैसी घटनाओं से लगातार प्रभावित क्षेत्र में मानव तथा पशुओं के लिए अप्रत्याशित संकट उत्पन्न होती हैं। इन सब आपदाओं के कारण, परिणाम और इसके प्रबंध का अध्ययन अगली कक्षा अर्थात कक्षा 10 में किया जाएगा। वर्तमान कक्षा में मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाओं के कारण परिणाम प्रबंधन का अध्ययन किया जाएगा। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में मनुष्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। चांद तक छलांग लगाना और मंगल पर पांव रखने की तैयारी भारत की महत्वाकांक्षी चंद्रयान योजना तथा मिसाइल और आणविक हथियारों के विकास ने मनुष्य को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया जहां विकास की यह गति जब तब त्रासदी को भी जन्म देती है। यही त्रासदी मानवीय भूल से उत्पन्न आपदा है। मानवीय भूल से गठित आपदाओं में नाभिकीय, रासायनिक और जैविक आपदाएं सबसे प्रमुख हैं। इन तीनों ही आपदाओं के कारण बृहद स्तर पर न सिर्फ मानवीय समूह का वरन आसपास के वन्य जीवों का भी विनाश हो जाता है, या फिर उनके जीवन में अंग भंग हो जाने के कारण अस्थायी त्रासदी आ जाती है। प्राकृतिक आपदाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं हो सकता है। अनादिकाल से इसे ईश्वर की कुदृष्टि कहा गया, लेकिन हिरोशिमा पर बम विस्फोट और भोपाल के गैस स्राव जैसी घटनाओं को ईश्वर की कुदृष्टि कह करके हम अपनी गलतियों से नहीं बच सकते हैं। तकनीकी विकास का उद्देश्य जन कल्याण, गरीबी निवारण तथा सभी को सुख तथा शांति से जीने का अवसर प्रदान करना था, लेकिन इन उद्देश्यों की आड़ में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रदूषित प्रयोग वैज्ञानिक ज्ञान का दूषित उपयोग मानवीय कारणों से घटने वाली आपदाओं में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। अगर इन आपदाओं पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तब प्राकृतिक आपदाओं के कारण मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक मौत मानवीय गलतियों से होने वाली आपदाओं के कारण होगी। नाभिकीय आपदा क्या है, जानते हैं। पहला जो है ये नाभिकीय आपदा है, जो मानव के द्वारा प्राकृतिक आपदाएं। कौन से आपदाएं? नाभिकीय आपदाएं। नाभिकीय ऊर्जा का जो विकास है ये विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है। इसके अंतर्गत यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा आर्थिक सामाजिक विकास को नई गति दे सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है, तब यही ऊर्जा आपदा का कारण बन जाता है।
वर्तमान समय में अनेक देशों ने परमाणु अस्त्र का निर्माण कर लिया है। भारत भी उनमें से एक है। राजस्थान मरुस्थल में प्रायोगिक तौर पर परमाणु अस्त्रों के विस्फोट के द्वारा भारत ने अपनी अभूतपूर्व सामरिक क्षमता का परिचय दिया। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान ने भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण, विस्फोट कर अपनी सामरिक क्षमता का परिचय दिया है। ये नाभिकीय रिएक्टर हैं, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केंद्र। परमाणु बम का सर्वप्रथम विस्फोट ये 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया गया था। सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 में हवाई हमले के द्वारा हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। इससे लाखों लोगों की मौत हुई। आलीशान भवनों, औद्योगिक इकाइयों के ये नगर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। 1 लाख से भी अधिक लोग घायल, अपंग हुए, जिन्हें परमाणु किरणों के प्रभाव से कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियां हुई। बचे हुए लोग अपने ही लोगों में बिछड़ गए, जिससे मनोरोग की समस्या उत्पन्न हुई। परमाणु बम के हमले ने जापान को हिला दिया और इस अमानवीय कृत्य के सामने वो नतमस्तक हो गया। परमाणु बमों के विस्फोट के साथ अमेरिकी विजय ये मानव सभ्यता के लिए एक त्रासदी थी। नाभिकीय विस्फोट मानवीय विनाश का एक प्रमुख कारण। यद्यपि इस त्रासदी के बाद अब तक किसी भी युद्ध में परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। कई परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों पर मानवीय भूल दुर्घटना का गवाह बन चुका है। 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल नगर में मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर में रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई और इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रहा। 1993 में भारत के नरोरा केंद्र पर भी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सभी केंद्रों पर स्वतः रेडिएशन की प्रक्रिया कार्य करती है, अतः वहां कार्य करने वाले वैज्ञानिकों, श्रमिकों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग करना होता है। भारत जैसे औपबंधिक श्रमिकों को न तो रेडिएशन से बचने की कोई जानकारी दी जाती है और न ही उनको विशेष प्रकार के जैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में ही तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र में इस प्रकार की अभिज्ञानता की रिपोर्टिंग कई बार की गई। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। लगभग यही स्थिति कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चेन्नई की भी है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बाद परमाणु कचरे का सही ढंग से निष्पादन नहीं होने पर वो पुनः कुछ अंतराल के बाद रेडिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। अतः परमाणु कचरों के निष्पादन के लिए आवश्यक है कि उसका संग्रह विशेष रूप से निर्मित संग्रह गृह में किया जाए। यह अत्यधिक गहराई पर डंप कर दिया जाए। मानवीय अविश्वास के क्षेत्रों से दूर गहराई पर डंपिंग की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं कि परमाणु ऊर्जा संपन्न देश इसके कचरे को या तो गरीब देशों के बंजर भूमि में डंप कर रहे हैं या फिर समुद्र में फेंक देते हैं। इस प्रकार की भी सूचनाएं हैं कि रूस और अमेरिका जैसे देश परमाणु ऊर्जा चालित नौसैनिक सबमरीन पोतों की परमाणु राड का ऊर्जा समाप्त होने के बाद समुद्र में फेंक देते हैं। प्रबंधन की आवश्यकता एवं कार्य। परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा संधि की है। विश्व के करीब 20 परमाणु ऊर्जा तकनीकी संपन्न देशों ने भारत को इस ऊर्जा उत्पादन हेतु संवर्धित यूरेनियम देने का आश्वासन भी दिया है। इस संदर्भ में भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत के द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन परमाणु बम के लिए नहीं वरन विकास हेतु वैद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है कि सभी देश परमाणु अप्रसार की नीति से सहमत हों, अर्थात परमाणु बम न बनाने का निर्णय इस तकनीकी को उपयोगी तथा विकास को द्रुत बना सकता है।
वस्तुतः जापान पर परमाणु विस्फोट के बाद ही त्रासदी से बचने के लिए विकासशील लोगों ने एकजुटता का परिचय प्रारंभ कर दिया था। इसी एकजुटता का परिणाम था कि एक ही वर्ष के बाद 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया है, जो ऐसे संकट में सामूहिक एकता का प्रतीक है। वस्तुतः परमाणु बम न तो बनाने का समझौता ही पर्याप्त नहीं है, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों के द्वारा भी रेडिएशन के कुप्रभाव को रोकना आवश्यक है। संयंत्रों की खराबी और मानवीय भूल से बिना बम विस्फोट से भी लाखों लोगों की जान जा सकती है। अतः इन केंद्रों की स्थापना सघन बस्तियों से दूर की जा सकती है। भारत में कैगा परमाणु केंद्र इसका उदाहरण है। इसी प्रकार रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में भी परमाणु केंद्र सुदूर क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। एक ऐसे केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों की निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। कार्य करने वाले लोगों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इतना ही नहीं, आसपास तथा शहर में रहने वाले लोगों को भी दुर्घटना की स्थिति में इससे बचाव की पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए। किसी भी त्रासदी की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से सूचित करना चाहिए। बचाव की सूचना भी समय समय पर दी जानी चाहिए। सामुदायिक स्तर पर यह बताना आवश्यक है कि दुर्घटना की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इसकी पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट तथा मास्क पहनें, खुले भोजनालय का प्रयोग न करें, आग जलाने का कार्य न करें इत्यादि। लोगों को तत्काल राहत सामग्री भी पहुंचाई जाए। ऐसे भोजन के पैकेट का वितरण किया जाना चाहिए जिससे रेडिएशन का प्रभाव न हो। स्कूल में बच्चों को स्वयंसेवी संस्था के द्वारा समय समय पर बचाव और सुरक्षा की जानकारी दी जानी चाहिए। आसपास के लोगों में जागरूकता को विकसित करना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में तहखाने का पर्याप्त निर्माण किया जाना चाहिए और लोगों को चेतावनी मिलते ही उसके अंदर चले जाने का निर्देश पूर्व से ही रहनी चाहिए। निश्चित गहराई के बाद रेडिएशन का प्रभाव कम हो जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं विश्व में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर हुआ था, या भारत के द्वारा जमीन के अंदर प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? भारत में पहली परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए थे? यदि नहीं जानते हैं तो अपने शिक्षक की मदद से अवश्य पूछें। इनमें कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? कैगा वाराणसी, दिल्ली या मेरठ? तो कैगा। हिरोशिमा किस देश में है? तो ये जापान में है। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम किस प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किया गया था। इसी के साथ यह अध्याय तो समाप्त होता है, लेकिन अब हम इसी के आगे का रासायनिक आपदा के बारे में जानेंगे। रासायनिक आपदा के बारे में जानेंगे। औद्योगिक विकास की उपलब्धियों के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी प्रारंभ हुई। औद्योगिक उत्पाद से जुड़ी समस्याओं में रासायनिक पदार्थों के उत्पाद से जुड़ी समस्याओं ने कई क्षेत्रों में आपदा का रूप ले लिया है। इस आपदा को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है विषैले रासायनिक उत्पाद। विषैले रासायनिक उत्पाद से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं। दूसरा है रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदाएं। तीसरा है रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाएं। विषैले रासायनिक उत्पाद से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं, हम ये पहला जानेंगे। ये आपदा शीघ्र अनुभव नहीं की जाती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पाद पर देखने को मिलता है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ मृदा के सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है, वरन उत्पाद विषैली हो जाती है। इसके लगातार उपयोग से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो जानलेवा साबित होती हैं। कभी कभी कीटनाशक के प्रयोग से खेतों और तालाब का जल जहरीला हो जाता है और पालतू पशु और यहाँ तक कि मनुष्य भी उसके शिकार हो जाते हैं। हरित क्रांति से जुड़ी यह आपदा भारतीय ग्रामीण समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। महानगरों की अप्रत्यक्ष आपदा मुख्यतः परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ी है।
इसका जानलेवा असर श्वसन नली, त्वचा, आँख, अन्य संवेदनशील अंगों पर पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से जानलेवा घुटन की समस्या उत्पन्न होती है। इस आपदा के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह विकसित किया गया है। विषैले रासायनिक आपदा का प्रतीक यहाँ पे देख सकते हैं। अम्लीय वर्षा भी अप्रत्यक्ष आपदा है। दामोदर घाटी प्रदेश में यह एक गंभीर समस्या है। इससे वनस्पति, मृदा, जल में अम्ल की मात्रा में भी भारी वृद्धि होती है। अम्लीय वर्षा का मूल कारण औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव से होती है। इसे चित्र संख्या 11.4 में समझा जा सकता है। इससे मनुष्य के शरीर, फसल, वनस्पति, फल और मछलियों पर भी बुरा असर पड़ता है और इन सभी चीज़ों के उपयोग से लोगों में जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अम्लीय वर्षा से वृक्ष के पत्ते मृत प्राय हो जाते हैं, नए पत्ते नहीं के बराबर निकलते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से हरे भरे वन के वीरान होने की स्थिति। रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही रासायनिक आयुधों का प्रयोग होता रहा है। जर्मनी के द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या सिर्फ गैस घर में कर दी गई। इराक पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले का एक प्रमुख कारण यह बताया गया कि इराक के द्वारा रासायनिक आयुधों का बड़े पैमाने पर संग्रह किया गया है। रासायनिक आयुध के अंतर्गत विविध जहरीले गैसों के प्रयोग के साथ साथ विस्फोट पदार्थों में भी ऐसे गैस सन्निहित होते हैं जिसके प्रभाव से त्वचा में जलन और क्रमशः गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। श्वसन के द्वारा आंतरिक प्रभाव से घुटन, बेहोशी और मृत्यु की स्थिति भी उत्पन्न होती है। रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदा। रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव भी बड़ी आपदा का रूप ले लेती है। भोपाल गैस त्रासदी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भोपाल रासायनिक गैस रिसाव आपदा 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटी थी, जो औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रियाएं उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीली गैस यूनाइट कार्बाइड में कीटनाशक कारखाने से लगभग मध्य रात्रि में रिस करके हवा के साथ आसपास के क्षेत्रों में बह गई। इससे तत्कालीन करीब 2000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 10,000 से भी ज़्यादा लोग अपंग हो गए। इसके प्रभाव से मरने वालों की संख्या 1989 तक वृद्धि होती रही। वर्तमान में मृतकों की संख्या लगभग 16,000, घायलों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। अपंग लोगों को श्वसन की समस्या, अक्सर बुखार आना, लगातार कफ होना, मानसिक अपंगता, डिप्रेशन जैसी बीमारियां सामान्य रूप से हो गई हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 5 जुलाई 1997 को तांबा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव से कार्य करने वाले 90 लड़कियां प्रभावित हुईं। उन्हें उल्टी होना, छाती में जलन, निमोनिया जैसी बीमारी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से अधिकतर पटाखे फैक्ट्री, विस्फोटक पदार्थों के कारखाने में कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार प्रतिकूल असर पड़ता है। प्रबंधन। रासायनिक आपदा से बचने के लिए तात्कालीन और दीर्घ सूत्री दोनों प्रकार के प्रबंधन आवश्यक हैं। तात्कालीन प्रबंधन में सभी रासायनिक उत्पाद कारखानों के प्रांगण में पर्याप्त मात्रा में जल तथा अग्निशामकों की आवश्यकता है। पुनः वायु मापन यंत्र को लगातार रखना भी आवश्यक है। गैस रिसाव की स्थिति में वहां मौजूद लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने की जरूरत है कि ये वायु के उल्टा दिशा में जाएं। भोपाल में इस प्रकार की सूचना न रहने के कारण ही इतने अधिक लोगों की मृत्यु हुई। रासायनिक कारखानों में कार्य करने वाले लोगों को मास्क और ग्लव्स, विशिष्ट डिजाइन के ट्राउजर और जूते की सुविधा भी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। एक निश्चित अंतराल पर सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी आवश्यक है। रासायनिक उद्योगों की स्थापना सघन बसे क्षेत्रों में दूर होनी चाहिए। इसके लिए वैसे तकनीकी का भी सतत उपयोग किया जाना चाहिए जो रिसाव और दुर्घटनाओं को कम कर सके।
रासायनिक आयुध के उत्पादन पर न सिर्फ प्रतिबंध की जरूरत है, बल्कि इन आयुधों को रखने और देशों और उत्पाद करने वाले देशों को मिलाकर के ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जो उसके प्रयोग की संभावनाओं को न्यून कर सके। वस्तुतः रासायनिक आयुधों को रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ जी हैरीजेल ने आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा है। अतः इसके उत्पाद और उपयोग पर विश्वव्यापी रोक ही इस आपदा से मानव जाति को बचा सकता है। रासायनिक खाद कीटनाशक से उत्पन्न छुपी हुई आपदाओं से बचने के लिए एक दीर्घकालीन सतत कृषि विकास की नीति बनाने की जरूरत है। रासायनिक खाद के बदले जैविक उर्वरक के उपयोग की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्तमान समय में भारत के 80% कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला तथा मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है। कीटनाशक के उपयोग की वृद्धि का संबंध नए संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि से है। इस बीजों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई, किंतु ये उत्पादित पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही है। अतः परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन की भी आवश्यकता है। स्वामीनाथन के अनुसार ये प्रक्रिया हरित क्रांति सतत हरित क्रांति में बदल सकता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन अम्ल की मात्रा में लगातार हो रही वृद्धि न सिर्फ वायुमंडल के लिए वरन संपूर्ण जीवमंडल पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इन विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना उपलब्ध तकनीकी के लिए गंभीर चुनौती है। अतः इन गैसों को छोड़ने वाले औद्योगिक उत्पादों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसे तकनीकी का प्रयोग करें जिससे विषैली गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन हो। नई तकनीकी आधारित जनरेटर इसका सुंदर उदाहरण है। वर्तमान समय में किसी आपदा के प्रबंध की पहली अनिवार्यता यह है कि प्रभावित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग उन्हें सुरक्षित स्थान, स्वच्छ जल और अनौपचारिक तथा आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं। इसके बाद घायल और मूर्छित लोगों को निकटतम अस्पताल पहुंचाएं। वे स्वयं भी मास्क और अन्य आवश्यक वस्त्र धारण करें। इस प्रकार की तत्परता के लिए आसपास के क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा लोगों के बीच प्रशिक्षण और परामर्श की सुविधा दी जानी चाहिए। ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं के द्वारा रासायनिक आपदा प्रबंधन का कार्य अनुकूलतम स्तर तक किया जा सकता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो भोपाल में रासायनिक गैस का स्राव 1984 में, तूतीकोरिन में 1997 में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो तूतीकोरिन में उल्टी होना एवं छाती में जलन होना ये प्रारंभ हो गया था। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? तो ये दामोदर घाटी, असम घाटी या उत्तरी बिहार में पड़ता है। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? तो अभी हम ऊपर देखे थे कि अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा से वृक्ष के पत्ते मृतप्राय हो जाते हैं और इसका जो सर्वाधिक असर कहाँ पर पड़ता है? अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अम्लीय वर्षा भी अप्रत्याशित होता है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा ये दामोदर घाटी प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है अम्लीय वर्षा का? तो ये होता है दामोदर घाटी क्षेत्र में, अर्थात ख नंबर सही है। ऐसे ही सारे प्रश्नों का उत्तर आप भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे सारा उत्तर इसी चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप इसे कर सकते हैं। आइए पढ़ेंगे तीसरा, जैविक आपदा। जैविक आपदा का मूल कारण वे जीव तथा जीवों से प्राप्त पदार्थ हैं जिनका उपयोग या संपर्क मानव जीवन के लिए आपदा या त्रासदी का रूप ले सकता है। इसके अंतर्गत वे जैविक पदार्थ भी आते हैं जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक आपदा प्रतीक भी विकसित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रुग्णता नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने जैविक आपदा अर्थात सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जैविक आपदा को 4 वर्गों में विभाजित किया है।
प्रथम वर्ग में उन बीमारियों को रखा जाता है जिसका कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस होता है। ये जीवाणु और वायरस होते हैं जो चिकन पॉक्स, कैनिन, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये वे बीमारी हैं जो अति विनाशकारी नहीं होते हैं। इससे तात्कालीन बचाव के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे ग्लव्स, मास्क जैसे साबुनों का सतत प्रयोग होना आवश्यक है। प्रदूषित पदार्थों के उपयोग से भी जैविक आपदा उत्पन्न होती है। इस जैविक आपदा के अंतर्गत जैसी बीमारियों को रखा गया जिनकी उत्पत्ति का कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस है। इस वर्ग से उत्पन्न बीमारियों में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इन्फ्लुएंजा, लाइम डिसीज, मिजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स जैसी बीमारियां संभव हैं। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। वायरस के प्रभाव से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनुशंसित स्वच्छ भोज्य पदार्थ और गर्म जल का प्रयोग आवश्यक है। ये डेंगू मच्छर का चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरा है जैविक आपदा के तीसरे वर्ग में वैसे सूक्ष्म जीवाणु और वायरस को रखा गया है जो मानव समूह के लिए विनाशकारी आपदा ला सकता है। इसके अंतर्गत एंथ्रेक्स, पश्चिमी नील वायरस, वेनेजुएलियन और एन्सेफ्लाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस वायरस, रिफ्ट वैली बुखार, येलो बुखार, मलेरिया, हैजा, डायरिया प्रमुख है। काला बाजार बीमारी की आपदा मुख्यतः बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। यह बीमारी बालू मक्खी के द्वारा संक्रमण से उत्पन्न होती है। इसे अनियमित बुखार, प्लीहा तथा लीवर के आकार में वृद्धि हो जाती है। भारत में 1992 में इस संक्रमण से 77,000, 1995 में करीब 2,56,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसी वर्ग के अंतर्गत इन बीमारियों को उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीवाणु और वायरस अत्यंत ही खतरनाक होते हैं। अधिकतर गरीब देशों में यह बीमारियां जैविक आपदा का रूप ले लेती हैं। चौथे स्तर के जैविक उत्पादों के अंतर्गत अति विनाशकारी वायरस को रखा जाता है। इसमें आने वाले वायरस ओलिवियन और अर्जेंटियन बुखार तथा बर्ड फ्लू, एड्स, डेंगू बुखार, मारबर्ग बुखार, एबोला बुखार इत्यादि प्रमुख है। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में 1996 में 423 लोग डेंगू से मरे। ये सर्वाधिक जोखिम भरा आपदा है। चित्र में दिखाया गया है कि 2002 के बीच डेंगू से पीड़ित लोगों तथा इससे हुई मृत्यु को एक आरेख के द्वारा दिखाया गया। यह एड्स की उत्पत्ति HIV से होती है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, भारत में इसका पता 1986 में चला। यद्यपि इससे आकस्मिक त्रासदी नहीं होती है, लेकिन यह पारिवारिक स्तर पर जानलेवा आपदा है। इस वायरस का फैलाव वंशानुगत तथा दूषित खून को चढ़ाने तथा माता के द्वारा उसके बच्चों को एड्स हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में करीब 25 लाख व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रस्त हैं। इस जानलेवा संक्रमण से प्रभावकारी बचाव की मेडिकल सुविधा अभी विकसित नहीं हो पाई है। सूक्ष्म जीवाणु और वायरस मूलतः विविध प्रकार के संक्रमण रोगों को उत्पन्न करता है, जो हम महामारी का खौफनाक रूप ले सकता है। संक्रमण बीमारियां तेजी से अपने क्षेत्र में फैलती हुई हैं और इन आपदाओं के तत्काल प्रबंधन की जरूरत है। अतः निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। यथासंभव गर्म और स्वच्छ तथा ताज़ा भोजन का उपयोग। गंदे पानी को एक जगह नहीं रखना चाहिए जिससे डेंगू के लार्वा उत्पन्न हो सकें। आसपास के क्षेत्रों में लगातार सफाई एवं छिड़काव होना चाहिए। समय समय पर खून जांच करवाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण एवं परामर्श देना और DDT आदि का छिड़काव। सार्वजनिक शौचालय केंद्रों को स्वच्छ रखना। विद्यालय में विद्यार्थियों को इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी देना। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। जैविक अस्त्र से उत्पन्न आपदा। नवीन युद्ध तकनीकों के अंतर्गत जैविक अस्त्रों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे भारी विनाश का अस्त्र कहा गया है। जैविक अस्त्रों की तकनीकी का विकास
जापानियों के द्वारा किया गया, किंतु जैविक अस्त्रों का वास्तविक प्रयोग 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद प्रारंभ हुआ। एंथ्रेक्स नाम के जीवाणु को अमेरिका के महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों में डाक सेवा के द्वारा अथवा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पहुंचाया जाने लगा। अमेरिकी प्रशासन के द्वारा इराक पर हमले का एक प्रमुख कारण यह अवधारणा थी कि इराक के द्वारा जैविक हथियारों का संग्रह किया गया है। यह वो सूक्ष्म जीवाणु है जो श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करता है और एक त्रस्ती को जन्म देता है। इसे गंदा बम भी कहा गया है। एंथ्रेक्स के अलावा और भी कई जीवाणु जैविक अस्त्रों के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं। इन जीवाणुओं को रुग्णता लाने वाले जीवाणु कहा जाता है। इस युद्ध के खतरे से बचने के लिए आम लोगों में जैविक अस्त्र की अवधारणा विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक को भी विकसित किया गया है। यह प्रतीक 4 छल्लों से बना हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि मिलजुल करके इस आपदा के विरुद्ध काम करने से जैविक आपदा का समाधान होता है। जैविक आपदा से बचाव का उपाय। जैविक आपदा से बचाव के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन की जरूरत है। इसके अंतर्गत गर्म जल पीना, स्वच्छ भोजन करना, छिड़काव, प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। अनजान व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी प्रकार के डिब्बे को हाथ लगाने या छूने की जरूरत नहीं है। इसमें एंथ्रेक्स की संभावना हो सकती है। इससे बचाव के लिए ग्लव्स का प्रयोग की जानी चाहिए। डॉग स्क्वाड की मदद से जैविक अस्त्रों के जगह की पहचान भी की जा सकती है। पुनः इसे सख्त कानून की भी ज़रूरत है जो जैविक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सके। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी आवश्यक है। डेंगू बीमारी का क्या परिणाम है? आग लगने से, एक बर्तन से अधिक समय तक पानी में रहने से या बाढ़ आने से, गंदे भोजन से। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? आग जलने, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने या बाढ़ आने या गंदे भोजन से। तो एक बर्तन में अधिक भोजन रहने से, मतलब अधिक समय तक पानी रहने से ही डेंगू बीमारी का कारण है। एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स जो होता है ये अति सूक्ष्म जीव है। भारत में एड्स लगभग कितने लोगों को? तो लगभग 25 लाख लोगों को। इसी के साथ यह अध्याय और यह लेसन भी समाप्त हो रहा है। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में, अध्याय 12। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो चलिए हम मिलेंगे नए पाठ में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।